हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के अगले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। पिछले क्लास में हमने देखा था कि इकोनॉमिक टर्म्स में सप्लाई क्या था। आज हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पर बात करेंगे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, अब लॉ ऑफ सप्लाई देखना। पहला लॉ, when price increases supply increases। डिमांड में हम लोग क्या पढ़ते थे? when price increases demand decreases। यहाँ उल्टा है, when price increases supply increases। इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि बाजार में किसी चीज की सप्लाई हो रही है, कोई भी एक सामान हम लोग मान लेते हैं नॉर्मल लाइफ से, मान लीजिए कपड़ा मान लेते हैं। ठीक, कपड़ा। अब पता चला कि नॉर्मल प्रॉफिट पे पहले तो मान लीजिए एक प्रोडक्शन करने वाले को एक कपड़ा बनाने में 100 रुपया लगता है। मार्केट में अभी उसको प्रॉफिट जोड़ के वो उसे 120 में बेच रहा था। 120 में अच्छी बिक्री हो रही थी, वो सप्लाई कर रहा था नॉर्मली। अब पता चला है कि उसकी प्राइस बढ़ाकर कर दी गई है 150 रुपीज़ और लोग फिर भी खरीद रहे हैं। तो अब जो भी कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, आप बताइए कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेंगे कि नहीं? तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना होगा? अब 150 रेट में उनको अभी मिल रहा है, तो वो सोचेंगे अभी मिल रहा है, कहीं बाद में घट ना जाए। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनाओ, मार्केट में सप्लाई करो ताकि वो 150 कमा सके, जहाँ वो 120 कमा रहे थे। अब उन्हें 150 मिल रहा है, तो आप सोचिए कि वो इस मौके को जाने देंगे? तो ऐसा करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं? सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो इसीलिए जब प्राइस इंक्रीज़ करता है सामानों का, तो उसका सप्लाई बढ़ जाता है मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट उस पर मिलने वाला है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड जो है, पहले पहले तो कॉटन इंडिया से भी मंगाता था, लेकिन बीच में काफ़ी कुछ वो अमेरिका से भी मंगाने लगा था। तो हुआ क्या, अमेरिका में थोड़ी-सी क्राइसिस हो गई कुछ टाइम के लिए, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा पढ़ेंगे। तो उस समय उसे अब सप्लाई की तो ज़रूरत है, तो उसने इंडिया की तरफ देखा, इंग्लैंड ने। तो इन पता चला कि वो कहा कि हम थोड़ा ज़्यादा कीमत पर खरीदेंगे, तो उन्होंने सप्लाई करना शुरू किया इंडिया ने। तो उस समय आप देखिएगा कि वहाँ पे काफ़ी सारे कॉटन टेक्सटाइल्स, कपड़े बनाने वाले, छोटे-छोटे कामगार, उन्होंने ज़्यादा-ज़्यादा बनाना शुरू किया ताकि प्रॉफ़िट कमाएँगे। फिर बाद में हुआ ये कि जब उधर शांत हो गया सब कुछ अमेरिका में, तब कीमतें कम मिलने लगी, तो सप्लाई फिर ड्रॉप भी हुआ, जो नेक्स्ट पॉइंट आइए हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। प्राइस अगर घट जाता है, तो सप्लाई भी कम हो जाता है। अब खेती की बात करते हैं ज़रा, एग्रीकल्चर में। अब होता क्या है, मान लीजिए कि गेहूँ की बात करें, व्हीट की बात करें, तो व्हीट किसानों को मान लीजिए उनको कॉस्ट उसको उगाने में पड़ता है 20 रुपए पर केजी। ठीक। अब पता चला कि मार्केट में उनको 18 रुपए ही मिलने वाले हैं। 18 रुपए ही मिलने वाले हैं गेहूँ की। और दूसरी तरफ उन्हीं को पता चला कि चावल बनाने में कॉस्ट लगेगा, चावल 1 केजी अगर हम लोग प्रोड्यूस करें, तो 25 रुपीज़ हम लोग को पड़ेगा, लेकिन मार्केट में उसके 30 रुपीज़ पर किलो मिल रहे हैं। तो पहले तो आपका ये गेहूँ जितना हम कमा नहीं रहे हैं, उससे कम मिल रहा है, या फिर 20 रुपया पड़ रहा है,
तो कम से कम थोड़ा प्रॉफ़िट लगा के, या वो प्रॉफ़िट लगा के वो मान लीजिए ₹25 बेचना चाहते हैं गेहूँ, लेकिन मार्केट में उसका रेट ₹20 ही है। तो क्या होगा आप बताइए? उनका तो कॉस्ट भी नहीं निकल रहा है, कुछ प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा प्राइस उनको मिलेगा, मतलब अगर प्राइस घट गया, जिनको जितना उनका कॉस्ट लगा, अब मान लीजिए ₹20 लगा, ₹20 में तभी मिल रहा था, तो वो सप्लाई कर रहे थे, ₹20 उनको मिल जा रहा था, या ₹25 मिल जा रहा था, तो सप्लाई कर रहे थे। अचानक से मान लीजिए, अचानक से या जैसे भी मान लीजिए, वो घट के ₹20 हो गया या ₹18 हो गया, तो अब वो क्या करेंगे? उनको तो प्रॉफ़िट भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, उल्टा लॉस होने वाला है। तो ऐसे में वो बेचेंगे अपना गेहूँ? नहीं बेचना चाहेंगे, कहेंगे नहीं, ऐसे तो नहीं, अब जब तक कीमत नहीं बढ़ेगा हम लोग थोड़ा स्टॉक में रखते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? सप्लाई घट जाएगा। दूसरा फैक्टर मैंने आपको कहा कि राइस का कीमत ज़्यादा मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे कुछ किसान? कहेंगे आगे से गेहूँ नहीं उगाएँगे, राइस ही उगाएँगे। तो गेहूँ छोड़ के वो राइस उगाने लगेंगे। जब भी होगा उसी को प्रोड्यूस करेंगे। राइस क राइस का सीज़न आएगा तो उधर प्रोड्यूस करेंगे, व्हीट का सीज़न आएगा तो व्हीट नहीं कुछ और प्रोड्यूस कर लेंगे, ताकि लॉस ना हो हमको। तो मतलब वो व्हीट का सप्लाई, व्हीट से हटना चाहेंगे कि व्हीट नहीं उगाएँगे, गेहूँ नहीं उगाएँगे। तो क्या होगा, जब उगाएँगे नहीं, तो सप्लाई घट जाएगा कि नहीं? तो वही बात होती है। आप ही सोचिए कि आपके पास कोई सामान है, ठीक? अब आप खरीद के लाए कुछ कोई चीज़ ₹10 में खरीद के लाए। तो अगर और आप चाह रहे हैं कि उसको 11 में बेचें, तो आपके पास 10 कस्टमर हैं, वो 11 देने को तैयार हैं, आपने बेच दिया। अब आपको पता चला कि इस यही जो हम चीज़ सामान आप फिर खरीद के लाए, अब इस बार पता चला आपको कि इसकी कीमत जो है, वो ₹9 हो गई है। आपको ₹10 पड़ा और ₹9, आप क्या करेंगे? ऐसे में बेचना चाहेंगे उसको, लॉस सह के? लॉस कितना दिन आप सहेंगे? ज़्यादा दिन तो नहीं सह सकते। अगर आप बेच भी देंगे कि चलो, लेकिन लॉस तो आप नहीं सह सकते, ऐसे में तो आपका बिज़नेस ठप पड़ जाएगा। तो प्राइस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्राइस कितना है, कितना मिल रहा है, मेरा कॉस्ट सब कवर हो रहा है कि नहीं, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घट जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिक आप समझते हैं? इलास्टिक कित-कित बच्चा लोग बचपन में खेलता रहता है, इलास्टिक जो होता है कमर में फँसाया, इधर से उधर छलांग मारो, मतलब खींचतान। जो छोटा-सा रबड़ है उसको खींचिए तो इलास्टिक की तरफ फैल जाएगा। तो वही देखना है, प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहाँ प्राइस के साथ इलास्टिसिटी देखना है। तो ये है क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड to changes in price of the good। एक सामान है, ठीक? तो अब मान लीजिए उसका कीमत कुछ बढ़ा या कुछ घटा, तो मतलब प्राइस चेंज हुआ। तो एक सामान है उसका प्राइस चेंज हुआ, तो उस प्राइस के चेंज होने से सप्लाई का जो क्वांटिटी है, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कहने का मतलब अगर प्राइस चेंज हुआ, किसी चीज़ का प्राइस चेंज हुआ किसी सामान का, तो अब जो सप्लाई करने वाले हैं वो ये सोचेंगे कि इतना चेंज हुआ है तो इसमें कितना ज़्यादा सप्लाई किया जाए या कितना कम सप्लाई किया जाए। तो मान लीजिए ₹1 किसी सामान का कीमत बढ़ गया, तो अभी तक जो पहले था जितना दाम था उस पर वो 100 सामान सप्लाई कर रहे थे, 100 गुड सप्लाई कर रहे थे। अब ₹1 कीमत बढ़ गया, तो उनको डिसाइड करना है कि 101 में मतलब ₹1 कीमत बढ़ा तो हम कितना सामान 100 गुड मान लीजिए सप्लाई कर रहे थे, हो सकता है वो 110 करें। यही ₹1 के बदले ₹5 बढ़ गया, तो कहेंगे अब 110 नहीं 150 करेंगे। या ₹1 घट गया, तो 100 सप्लाई कर रहे थे अब 90 करना चाहेंगे। या ₹5 घट गया तो कहेंगे सीधा 50 सप्लाई करो, अब कम कर दो। मतलब कितना प्राइस गढ़ने बढ़ने से या घटने से सप्लाई पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, कितना वो फैलेगा, उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
अब आइए, ये डिपेंड करता है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितना वो इधर-उधर जाएगा प्राइस में चेंज होने से। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। तो ये किससे डिसाइड होता है? कुछ फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। ये कि सप्लाई डिपेंड करेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किस पर डिपेंड करेगा? प्रॉफिट पर। कि कितना प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा सप्लाई कर देंगे, थोड़ा प्रॉफिट होगा तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा कम प्रॉफिट होगा थोड़ा कम कर देंगे, बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है तो सप्लाई बहुत ही कम कर देंगे। तो डिपेंड करता है प्रॉफिट पर। तो जरा देखते हैं कि किस अलग अलग सिचुएशन में सप्लाई अलग अलग होता है। हम देख मैंने कहा कि अब प्रॉफिट कितना होगा, तो कौन कौन से किस टाइप के प्रॉफिट्स हैं वो जरा देखें। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं? कि मिनिमम अमाउंट, मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द फर्म इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस। कि जो बिजनेस कोई फर्म कर रहा है, कोई आदमी एक बिजनेस कर रहा है, तो उसको चलाए रखने के लिए उसको कितना मिनिमम प्रॉफिट का ज़रूरत है। कि भैया कम से कम इतना तो होना ही चाहिए प्रॉफिट, इतना नहीं हुआ तो मेरा बिज़नेस नहीं चल पाएगा फिर। तो बिज़नेस में उसको बनाए रखने के लिए जो मिनिमम प्रॉफिट का ज़रूरत पड़ता है, उसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कि नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर कितना है, उससे ज़्यादा कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कि अब नॉर्मल प्रॉफिट था, इससे ज़्यादा हो रहा है तो अब ज़्यादा सप्लाई करेंगे। तो ये भी एक तरह का प्रॉफिट है। एक होता है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट कहते हैं कि अगर इससे नीचे गया प्रॉफिट मेरा, तो हम बिज़नेस छोड़ना पड़ जाएगा। या ये कहिए कि मान लीजिए जितना उसको सामान बनाने में लग रहा है पैसा, जिसका वो सप्लाई करने वाला है, कम से कम उतना कॉस्ट तो रिकवर हो बेचने पर। अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है, मतलब अब इससे नीचे गया तो हम लॉस में जाने लगेंगे। तो उसी पॉइंट को जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्राइस उस कॉस्ट का जो मार्केट में उसको मिल रहा है, वो दोनों बराबर हो जाए, ऐसा समझ लीजिए। इसके नीचे गया तो हम नहीं सप्लाई कर पाएँगे, बिज़नेस हमको छोड़ना पड़ जाएगा, उसको कहते हैं शट डाउन पॉइंट। कि अब बिज़नेस शट डाउन हो जाएगा इसके नीचे। शट डाउन पॉइंट उसी को कहते हैं। बिलो दिस फर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस। इसके नीचे फर्म लोग सप्लाई करते हैं, प्रोडक्शन ही नहीं करते हैं। क्यों करेंगे? लॉस है कि क्यों प्रोडक्शन करेंगे? बिज़नेस आफ्टर ऑल इकोनॉमी में क्यों होता है? प्रॉफ़िट कमाने के लिए। तब वो हो नहीं रहा है, मेरा बिज़नेस भी ठप पड़ जाएगा तो उसको बंद किया जाए, तो उसको कहते हैं शट डाउन पॉइंट। तो आज हमने इन 2 चीज़ों को समझा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।